Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about ब्लास्टुलेशंस, जो कि भ्रूणीय विकास का दूसरा स्टेज यानी दूसरा चरण है, जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन में कुछ बातें हैं जो आपको पिछले लेक्चर में नहीं दे पाए थे, तो कुछ बातें हैं जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इंडिकेट किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी चीज को आज डिस्कस करना चाहेंगे इस लेक्चर में, है ना। तो कहते हैं कि इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टुला में, जो इनर सेल मास बनाए थे जो भीतर की ओर था, वो क्या करता है, इम्ब्रियो बनाता है। यानी कि ये इनर सेल मास था, अंदर वाला जो आपको इनर सेल मास दिखाया गया था, है ना, ये अंदर वाला, ये आगे चल करके क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण करता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो भ्रूण होते हैं वो किस संरचना से बनते हैं, या मनुष्य का जो भ्रूण होता है वो कैसे बनता है, तो इनर सेल मास से बनता है, ठीक है ना। ओके, अब कहते हैं कि एक तरह से सवाल पूछ सकता है कि ब्लास्टुला के कौन सा कोशिका है जो भ्रूण का निर्माण आगे की ओर करता है, तो आपको बोलना है इनर सेल मास। ओके ओके, कहते हैं कि इनर सेल मास जब इम्ब्रियो बनाता है तो इस कारण हम इसे इम्ब्रायोनल सेल भी कह सकते हैं, इसे इम्ब्रायोनल सेल भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो सेल इम्ब्रियो आगे चलकर बनाएगा उसको हम पहले ही इंडिकेट कर देते हैं ये इम्ब्रायोनल सेल है, अर्थात आगे चल के ये इम्ब्रियो बनाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट भी पीछे नहीं है। कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, जो भ्रूण इनर सेल मास बनाता है, तो इस भ्रूण को बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या करता है, ये देता है, जिसका नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट मनुष्य के भ्रूण को बढ़ने के लिए क्या करता है, एनर्जी यानी पोषण देने का काम करता है। अब कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट भी बनाता है, इसका काम ही नहीं है, किसी चीज को बनाना भी है। तो कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं कि बाह्य भ्रूणीय झिल्ली बनाता है, यानी कि बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, या इसी को हम लोग फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। अब पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण किसने किया, तो ट्रोफोब्लास्ट ने किया। ओके, अब कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाने की जो क्षमता होती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन 4 होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक एमनियोन, दूसरा कोरियोन, तीसरा एलेंटोइस और चौथा होता है जिसका नाम है यॉर्कसेक। 4 होता है। तो हमने केवल एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन 2 ही लिखा है, एक एमनियोन और कोरियोन, ठीक है ना। प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन नहीं है। प्लेसेंटा एक टेम्पोररी टाइप का इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब कहते हैं एमनियोन और कोरियोन है क्या, तो ये बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का फर्स्ट और दूसरा प्रकार है। ये दोनों झिल्ली क्या करता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के रूप में रहता है, जिसका निर्माण ट्रोफोब्लास्ट करता है। एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि बताइए ब्लास्टुला का कौन सा संरचना है जो कोरियोन और एमनियोन बनाता है, तो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। दूसरा सवाल इसी तरह से पूछेगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के रूप में निम्न में से कौन है जो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, तो 4 ऑप्शन देगा, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, यॉर्कसेक। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यॉर्कसेक। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यॉर्कसेक नहीं दे करके इनमें से सभी दे देगा, तो आपको तीनों टिक लगाना पड़ जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमने आपको बताया कि एमनियोन और कोरियोन ही केवल एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के रूप में होते हैं, कहाँ, ट्रोफोब्लास्ट जब बनाता है तब। ऐसे तो 4 हैं, ठीक है ना। ओके, कहते हैं कि प्लेसेंटा यानी एमनियोन कोरियोन के अलावा प्लेसेंटा भी क्या करता है कि ट्रोफोब्लास्ट से ही बनता है, जो फीटस को, प्लेसेंटा का काम ही होता है फीटस को नरिशमेंट मटेरियल सप्लाई करना, यानी कि भाया मदर ब्लड, यानी कि माता के ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो है जाता है, कहां पर, फीटस में जाता है। तो जिसके द्वारा जाता है उसी का नाम है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बनाने का काम भी ट्रोफोब्लास्ट करता है, एमनियोन भी बनाता है, कोरियोन भी बनाता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था, इसलिए हमने आपको दिया, क्योंकि एक भी एग्जाम में ऐसा ना हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई हो या एम्स या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, किसी एग्जाम में भी आपको ये सारे सवाल जो आएंगे वो निश्चित होंगे, जो आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगा। यानी एक रूप से बोला जाए तो ये क्या है, सबका काट है, ब्रह्मास्त्र है ना, आपको पता होनी चाहिए। अब कहते हैं कि ये सब जानकारी लेने के बाद आपको ये जानना होगा
कि भ्रूणीय विकास का जो तीसरा स्टेज है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आरोपण। आरोपण बोलो या इसी को हम लोग भ्रूण आरोपण भी कह सकते हैं। कहते हैं ब्लास्टुला बनने के बाद हम लोग ये तय कर लेते हैं कि अब ये भ्रूण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लास्टुला के बाद भ्रूण ही बनना है, किसी दूसरे चीज का निर्माण नहीं होगी। अब कहते हैं कि आरोपण में क्या है, तो बहुत सिंपल है, जितना आपको पता होनी चाहिए। क्लास में भी आपको इजी डिफिनेशन देते हैं और अभी वीडियो में भी आपको जो बता रहे हैं ये सब इजी डिफिनेशन है, यानी किसी प्रकार का कोई लंबा डिफिनेशन झोल झपाटा में नहीं फंसना है। सिंपल एक लाइन में आपको वहां पर एग्जाम में लिखना है और एक लाइन में आपको भी याद करना है। कहते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, काफी इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के इंडोमेट्रियम, ओके, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के इंडोमेट्रियम, फिर सुनिएगा, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से चिपकना आरोपण कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से चिपकना आरोपण कहलाता है, ओके। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब क्या करता है, ये देखिए, आपको डायग्राम भी बताया जाएगा, फिलहाल एक रफ डायग्राम हम आपको यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब कहते हैं कि ये हो गया गर्भाशय, यूटेरस, ओके। अब कहते हैं गर्भाशय का इंडोमेट्रियम क्या है, क्लास में बताए थे, सबसे अंदर वाला जो ये इंडोमेट्रियम है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। तो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम से जब क्या करता है कि इंडोमेट्रियम में एक कोन बन जाता है, कोन का मतलब समझते हैं, शंकु जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, शंकु संरचना बनता है, इसी से क्या करता है, जाके ब्लास्टुला चिपक जाता है। तो ब्लास्टुला का चिपकना ही गर्भाशय से कहलाता है आरोपण। आ मने होता है आ जाओ, रोपण मने क्या होता है, रुक जाओ, यानी आ करके रुक गया, यानी कि चिपक गया, इसी को जोड़ के बनाया संधि विच्छेद आरोपण, ओके ओके। अब कहते हैं कुछ अहम जानकारियां, कहते हैं आरोपण कब होता है, ये एग्जाम में पूछ देगा कि आरोपण कब होता है, स्त्री के शरीर में आरोपण की क्रियाएं कब होती है। तो कहते हैं निषेचन के 8-7 दिन बाद, जोड़ लो, निषेचन जब हुआ उसके 7 दिन बाद जो है आरोपण की क्रिया होती है। तो ये परीक्षा में आ सकता है। बहुत जगह देखिएगा कि 7 वीक लिखा हुआ रहता है ना, बहुत जगह क्या है 7 से 8 डेज लिखा रहता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं सभी एनसीईआरटी है, तो आपको एनसीईआरटी टर्म ही यूज किया जाता है एग्जाम में और यही आंसर लिखने पर नंबर आएगा, बाकी बात ये दोनों जो होंगे वो गलत हो जाएगा। तो आरोपण निषेचन के 7 डेज बाद होता है, वीक या महीना आपको नहीं देखना, क्या बोलिएगा, 7 डेज बाद होता है। दूसरी बात, निषेचन के 8 दिन बाद, यानी कि 7वां दिन बाद तो भ्रूण का आरोपण हो गया, लेकिन 8वां दिन क्या होगा, तो 8 दिन बाद क्या आता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, 2 लेयर बनाता है। कितने लेयर बनाते हैं, 2, एक बाहर की ओर बनता है, एक भीतर की ओर बनता है। तो कहते हैं बाहर की ओर जो बनता है उसको बोलते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, पढ़िएगा सिंपल से, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट में एक भी कोशिका नहीं होता है, यानी कोशिका सिंगल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सिंगल, यानी कि नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक जैसा कोशिका रहेगा, 1 2 4 5 बहुरूपिया नहीं होगा, एक ही तरह का कोशिका रहेगा, उसको बोलेगा नॉन डिस्टिंक्ट सेल, यानी सिंगल कोशिका। दूसरा जो होता है, जो अंदर की ओर होता है, उसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या करता है, बहुरूपिया है, इसमें कितने, ये 2 रूप में मिलेंगे, कितने रूप में मिलेंगे, 2 रूप में मिलेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। अब कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट 8वें दिन बाद, निषेचन के 8वें दिन बाद 2 लेयर बनाता है, लेकिन इनर सेल मास में पीछे नहीं है, ये भी पानी में भरा हुआ है। तो कहते हैं इनर सेल मास क्या करता है, ये भी 2 लेयर बनाता है, यहाँ देखिएगा ये भी 2 लेयर बनाता है। तो पहला लेयर का नाम है हाइपोब्लास्ट, जो सबसे छोटा और घनाभकार होता है। आप लोग घन घनाभ पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो घन के आकृति का जो स्ट्रक्चर होगा कोशिका का वो छोटा होगा, तो उसको आप क्या कहिएगा, हाइपोब्लास्ट कहिएगा। अब कहते हैं ईपीब्लास्ट, दूसरा स्तर बनाता है ईपीब्लास्ट, ये ऊंचा होता है, यानी कि लंबा होता है ना, लंबा लंबा, पिलर की तरह, स्तंभाकार बने पिलर की तरह, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आरोपण यूटेरस में किस तरह से हो रहा है, उसके डायग्राम को डील किया जाएगा, ओके। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितने भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको होगा, और सारे टर्म को कॉपी में
बढ़िया से उतारिए। अगर नहीं समझ में आए 2 बार 4 बार वीडियो को बीच में पॉज कर करके आप उसको ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाकी बात जो क्लास खुलेगी तब आपको फुल्ली लेक्चर्स एंड प्रीवियस क्लासेस लेक्चर दिया जाएगा। ओके।